जय हिंद साथियों, यदि सीटेट सितंबर 2026 में आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम 50 प्रश्नों का, वो बेहतरीन प्रश्न जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, उन प्रश्नों का हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से प्रश्न लिए गए हैं। साथियों, ये 100% परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न साबित होंगे और आपके समय को बचा करके और बहुत तेज़ी से रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने 8 वीडियो कंप्लीट कर लिया है, 8 प्रश्न हमने कंप्लीट किया है। उससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल टुडे एग्जाम स्टडी विवेक सर पे जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पूरे वीडियो को जो सीटेट के लिए बना है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न के साथ। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि कथन कह रहा है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के 27 सदस्य तथा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 33 सदस्य थे। कारण है कि संविधान सभा में विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था ताकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में समाज के विविध वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प आपके सामने है मेरे भाई। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 तक के इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से सभी प्रश्नों का मिक्सर किया गया है। ये फटाफट यानी फास्ट रिवीजन है, जिसमें हम बहुत डीप में व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे और बहुत तेजी से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला मुख्य भोजन की एक किस्म है। बताइए। 4 विकल्प है आपके सामने, सही उत्तर आपको बताना है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैनीओक जो है वो अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला एक मुख्य भोजन है। साथियों देखिए, मैनीओक जो है ना, अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों के प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है और इससे आटा और अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, आगे अगर हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 3 है और आपको बताना है। प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, कि मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें कम वनस्पति आवरण वाली अर्ध जलवायु होती है। अब आपके सामने 4 विकल्प है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, जो सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी ए और बी दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। साथियों, भारतीय मरुस्थल अर्थात थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण वनस्पति भी बहुत कम होती है, कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादातर इसे यहाँ पाई जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने होगा और आपको बताना है कि दी गई विशेषताओं यानी ए और बी से वन के क्षेत्र की पहचान करिए। मतलब 2 विशेषता बताई गई है, एक ए और दूसरा बी। इससे आपको ये बताना है कि वो कौन सा वन क्षेत्र है जिसकी ये दोनों विशेषता है। पहला विशेषता बता रहा है मेरे भाई कि मोटी छाल और मोम से लिपटे पत्ते शुष्क गर्मी में जीवित रहने में मदद करते हैं। पहली विशेषता ये है उस वन की। और दूसरी कि वहाँ संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल बहुत आम हैं। तो मेरे भाई आपको बताना है कि वो कौन सा वन है। 4 विकल्प आपके सामने है। सभी प्रश्न मेरे भाई मैं फिर आपको बता दूं कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आपके सीटेट एग्जाम 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आपने एसएसटी लिया है पेपर 2 में। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी सॉरी, 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए, विशेषता भूमध्य सागरीय वनस्पति की है, शीतोष्ण पर्णपाती वन की नहीं है, ध्यान रखिए। साथियों देखिए, भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है ना,
वो गर्म और शुष्क गर्मियों के अनुकूल होती हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति में जो भी वनस्पतियां होती हैं वो गर्म और शुष्क यानी गर्मियों के लिए अनुकूल होती हैं, और मोटी छाल और मोम युक्त उसकी पत्तियां होती हैं जो जो पौधों को पानी की कमी से बचाती हैं। आप सभी जानते हैं जहाँ भी पानी की कमी होती है वहाँ के पौधों की पत्तियां कांटेदार होती हैं ताकि ज़्यादा वाष्पीकरण ना हो। साथियों, यहाँ जैतून, अंगूर, अंजीर और संतरा जैसे प्रमुख फल होते हैं। तो ये विशेषता जो है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति की है। किसकी विशेषता है? भूमध्य सागरीय वनस्पति की। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना है कि कर्नाटक में जोग जलप्रपात किसका उदाहरण है। 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए कि जोग जलप्रपात किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 5 का सही उत्तर है वह हो जाएगा नदी द्वारा अपर्दन का यह उदाहरण है जोग जलप्रपात। विकल्प तीसरा आपका सही हो जाएगा। साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं जोग जलप्रपात की तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह शरावती नदी, किस नदी पे? शरावती नदी पर स्थित है। और साथियों, नदी का जल चट्टानों पर अपर्दन प्रक्रिया करता है और ऊंचाई से नीचे गिर करके जलप्रपात का निर्माण करता है। तो मेरे भाई सही उत्तर है जोग जलप्रपात। किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है, और यह नदी द्वारा अपर्दन क्रिया का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। विकल्प तीसरा आपका सही है। मेरे भाई, यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ ही से, और अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के प्रश्न चाहते हैं, किस तरह से तैयारी आपका चल रहा है। आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दे सकते हैं। साथियों देखिए, बहुत मेहनत लगता है जब आदमी स्कूल से आता है, फिर आपके लिए PDF तैयार करना, फिर आपके लिए वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, आपको देना। तो एक छोटा सा प्रयास मेरे तरफ से भी है आपके लिए। तो यदि आपको ये मेरा मेहनत और प्रयास अच्छा लग रहा हो तो अपना कमेंट करके एक मोटिवेशन दे सकते हैं, ताकि आगे भी ऐसा मेहनत करने का जज्बा बना रहेगा। नहीं तो साथियों, जितना चाहिए मुझे उतना मिल गया है। एक नौकरी, एक सामान्य आदमी यही सोचता है कि हाँ BEd वगैरह करके एक बढ़िया नौकरी मिल जाए, तो आदमी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 6 साल से आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक कार्यों में आदमी लगा हुआ है, सरकारी सेवा में कार्यरत है। तो आपका जो मोटिवेशन मिलता है ना, लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, तो एक हौसला बनाता है कि नहीं, स्कूल से जा करके आपके लिए भी थोड़ा कुछ करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सही उत्तर आपके सामने ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, और आपको बताना है कि वे चट्टानें जिनमें जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, वो क्या कहलाती हैं जिनमें जीवाश्म होता है। बताइए। मैंने आपको कायांतरित चट्टान पढ़ा दिया है, अग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, सभी तरह के चट्टानों को बता दिया है। ये बस फटाफट रिवीजन हो रहा है, एक रिवीजन फॉर्मेट है आपके लिए। अगर आप कहेंगे तो बहुत डिटेल में भी एक क्लास आ जाएगा जिसमें पूरे विस्तार से आपका पूरा व्याख्या रहेगा। आसान क्वेश्चन से लेके कठिन प्रश्न तक सब NCERT पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर ला दूंगा। सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4, यानी तलछटी चट्टानें जो हैं वह जीवाश्म कहलाती हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिए, जीव जंतुओं और पौधों के अवशेष सामान्यतः तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो तलछट की परतों के नीचे दबने से मेरे भाई जीवाश्म बनने की प्रक्रिया होती है। ये आप जान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7, और आपको बताना है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरे तरफ सूची 2 है, और फिर उसका विकल्प है। मेरे भाई आपको ये बताना है कि कौन किससे संबंधित है। पढ़िए और बताइए कि कौन किससे संबंधित होगा। देखिए, सही जो उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए का संबंध 3 से, यानी जो अस्थायी बस्तियां हैं वो गहरे जंगल, गर्म और ठंडे रेगिस्तान और पहाड़, अस्थायी बस्तियों का संबंध इससे हो जाएगा, पहले का तीसरे से। साथियों, ट्रांस ह्यूमन्स हम कहते हैं किसको, जो नए चारगाह खोजने के लिए अन्य स्थानों पर यानी एक स्थान से दूसरे स्थानों पर परिवर्तन करते हैं। साथियों ध्यान रखिए, कठिन भौगोलिक क्षेत्र में जो रहते हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां, वो अस्थायी बस्तियां होती हैं जो अस्थायी नहीं होती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इन्हें हम अस्थायी बस्तियां कहते हैं जो कठिन क्षेत्रों में रहती हैं। तो आपका पहले का तो तीसरा हो गया।
दूसरे का ट्रांसह्यूमन्स मेरे भाई नए चारागाहों की तलाश में जो स्थान परिवर्तन करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ट्रांसह्यूमन्स यानी बी का 4 हो जाएगा। वहीं आदर्श बस्ती स्थल जो होता है मेरे भाई, वह स्थान जहां अनुकूल वातावरण हो, जहां पानी की उपलब्धता हो, सारी व्यवस्थाएं हों, परिवहन संबंधी सुविधाएं हों, तो आपका पहला सही हो जाएगा, यानी सी का संबंध एक से। ठीक है। और पहिए के आविष्कार से मेरे भाई लोगों और सामानों की आवाजाही को आसान बना दिया पहिए का आविष्कार, तो इस तरह आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। देखिए सीटेट में बहुत हाई लेवल प्रश्न नहीं रहता है, आपके आसान प्रश्नों को ही इतना कठिन बना दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह से आपसे सवाल ये नहीं पूछा कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार किस युग की देन है, ये नहीं। सवाल ये पूछा कि पहिए का आविष्कार होने से हुआ क्या। तो इस तरह से सवाल बनते हैं मेरे भाई, जो आसान प्रश्न जहां कठिन बन जाए उसी का नाम तो सीटेट है। ठीक है ना। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में लोग गर्मी के मौसम में क्रिसमस क्यों मनाते हैं। बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में लोग गर्मी के मौसम में क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सूर्य की उत्तर दिशा में प्रगाढ़ता के कारण विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए दिसंबर में सूर्य की सीधे किरणें दक्षिणी गोलार्ध की ओर पड़ती हैं, इसलिए वहां दिसंबर में ग्रीष्म ऋतु होती है और क्रिसमस गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और सवाल ये है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की भूप्रपट्टी की विशेषता नहीं है। जब भी एक सुझाव आपका है, देखिए जब भी आप एग्जाम में बैठिए ना, तो प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़िए। ठीक है। और वहां पे जहां पे जिस प्रश्न में मेरे भाई नहीं शब्द लिखा है उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, उसे हाईलाइट कर लीजिए। अक्सर क्या होता है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की भूप्रपट्टी की विशेषता नहीं है को हम नहीं भूल जाते हैं और है पर टिक मार देते हैं। लेकिन आपको बताना है क्या नहीं है, ये प्रश्न है। नहीं जब भी जहां भी लिखा रहे उसे अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए कि भाई हमको बताना है कि क्या नहीं है। तो मेरे भाई सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो नहीं है, यानी 84% आयतन भूप्रपट्टी से निर्मित होता है, ये विकल्प सही नहीं है। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। साथियों ध्यान रखिए, पृथ्वी की भूप्रपट्टी सबसे बाहरी और सबसे पतली परत होती है। पृथ्वी के कुल आयतन का 84% हिस्सा जो मेरे भाई वह मेटल से निर्मित होता है, भूप्रपट्टी से नहीं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सवाल यहाँ पूछा गया था भूप्रपट्टी से निर्मित होती है, नहीं, तो किससे निर्मित होती है, मेटल से निर्मित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे अगले प्रश्न की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 है और आपको ये बताना है। साथियों ध्यान रखिए, प्रश्न पूछ रहा है सुनामी को बंदरगाह तरंग भी कहा जाता है क्योंकि। बताइए, सुनामी को बंदरगाह तरंग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। इसलिए मेरे भाई क्योंकि यह विशाल ज्वार की लहर उत्पन्न करते हैं। विकल्प 4 आपका सही है, यह विशाल ज्वार की लहर उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखिए, सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली बहुत लंबी और शक्तिशाली लहरों की श्रृंखला होती है। साथियों जापानी भाषा में ध्यान रखिए, टूस को बंदरगाह, देखिए TSU, टीसू को बंदरगाह और नामी को लहर कहते हैं और दोनों से मिलकर के बंदरगाह बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए मेरे भाई प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। देखिए यदि आपको प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो कमेंट करके भी बताते रहिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं। और जो चीज़ें हम प्रश्न के उत्तर को कमेंट कर देते हैं या लिख देते हैं कहीं पेपर पेन पे, वो साथियों अस्थायी हो जाती है, हमारे दिमाग में आके बैठ जाती हैं। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। पहला कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। पहला कथन ये है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और दूसरा कथन
कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और सतत विकास कहलाता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, पहला और दूसरा सही है या एक सही है या दो सही है या कोई सही नहीं है, ये बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला, यानी दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। साथियों, जब भी हम किसी भी संसाधन को सावधानीपूर्वक उपयोग करते हैं और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए छोड़ दें, यानी फिर वापस से नया फिर से बनने के लिए कुछ समय दें, तो उसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। साथियों, ध्यान रखिए, संसाधन संरक्षण का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, और सतत विकास का अर्थ है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ संसाधनों को बचा के रखना, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखना, इसे हम सतत विकास कहते हैं, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। साथियों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम संसाधनों का सावधानीपूर्वक संरक्षण के साथ उपयोग करते हुए और आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने है, प्रश्न संख्या 12, और आपको बताना है, पढ़ लीजिए प्रश्न और बताइए कि क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मेरे भाई पहला कि क्षुद्र ग्रह चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा कि ये पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और तीसरा यानी सी कह रहा है कि सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है मेरे भाई, आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर होगा आपका वो आपका पहला कथन सही होगा, यानी ऑप्शन कथन ए और कथन सी, दो कथन हमारे सही हैं। जो बी है वो गलत है। ध्यान रखिए मेरे भाई, गलत क्यों है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ना कि पृथ्वी और शनि के कक्षाओं के बीच, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। और सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह यानी बौना ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ, तो चलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो शायद आप बहुत सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के, और आपके पास जो भी ग्रुप है जहाँ भी लोग सीटेट की तैयारी करते हैं उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आपको कैसा लग रहा है सेशन, आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। ज़रूर अपना फीडबैक हमें दीजिएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फीडबैक होता है। हो सकता है आपको पसंद ना आ रहा हो तो भी आप लिखिए कि नहीं हमको पसंद नहीं आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो भी आप लिखिए कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, और मज़ा आ रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है, हमने पीछे भी चर्चा किया था, और सवाल ये है कि सुनामी को बंदरगाह तरंगों क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए मेरे भाई, सुनामी के कारण बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। विकल्प ए आपका सही है। आगे बढ़िए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कि स्टेक्स यानी ढेर किसके द्वारा बनाए जाते हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिए, समुद्री लहरों के द्वारा बनाए जाते हैं। विकल्प दूसरा सही है। साथियों ध्यान रखिए, समुद्र तट पर जो बनने वाली आपकी स्टेक्स है वह अपरदनात्मक स्थलाकृति होती है। साथियों, समुद्री लहरें चट्टानों को लगातार काटती हैं। सामान्य क्रम इसका होता है, पहले दरार बनता है, फिर गुफा बनता है, फिर मेहराब बनता है, और फिर स्टाक्स। जब आर्च की छत टूट जाती है तो समुद्र में एक अलग खड़ा चट्टानी स्तंभ बच जाता है, जिसे सी स्टाक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विकल्प दूसरा आपका सही है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, और आपको बताना है कि यदि हम पृथ्वी से दूर चले जाते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न मंडलों का सही अनुक्रम क्या होगा। यदि हम पृथ्वी से दूर चले जाते हैं यानी बढ़ते क्रम में, तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न मंडलों का सही क्रम क्या होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। दूसरा विकल्प आपका सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों, क्षोभ मंडल
मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो सभी आपकी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। साथियों, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। अधिकांश उल्का पिंड जहाँ जल जाती हैं उन्हें हम मध्य मंडल कहते हैं, ठीक है ना। और तापमान बहुत अधिक हो जाता है उसे ताप मंडल कहते हैं। और वायुमंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर है 18 और सवाल ये है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, बताइए। बताइए सही उत्तर क्या है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी दोनों समान ही है। देखिए 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वास्तव में एक ही देशांतर रेखा को दर्शाते हैं। देशांतर की गणना प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री से पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में 180 डिग्री तक की जाती है, ठीक है ना। इसलिए 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों समान ही है। साथियों, इसी क्षेत्र के आसपास ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल डेट लाइन स्थित है। यह पूरी तरह सीधी रेखा नहीं है बल्कि कुछ देशों और द्वीपों को एक ही तारीख में रखने के लिए इसमें थोड़ा सा मोड़ आ गया है, मोड़ भी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है, ये आपको बताना है। साथियों, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 स्तरों पर कार्य करती है पंचायती राज व्यवस्था। ध्यान रखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सामान्यतः त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत जिसे गांव स्तर पर कार्य करना है, उसके बाद पंचायत समिति जो क्षेत्र स्तर पे या जिसे क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं जो ब्लॉक स्तर पे कार्य करती है, उसके बाद जो ऊपर है वो है जिला परिषद जो जिला स्तर पे कार्य करती है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे काम करती है। साथियों ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। साथियों 24 अप्रैल, ये डेट याद रखेंगे आप, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। और 24 अप्रैल, चूंकि ये 24 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी होता है, तो मेरे भाई 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पंचायत 3 स्तर पे काम करती है, गांव, ब्लॉक और जिला, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में प्रभावी है। इसीलिए मेरे भाई 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कानून के शासन का अर्थ क्या है, बताइए कानून के शासन का अर्थ क्या है। तो साथियों ध्यान रखिए, कानून के शासन का अर्थ है कि नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। विकल्प तीसरा आपका सही है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ना, वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है, जहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है और समान रूप से लागू है। हमारे आर्टिकल 14 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों प्रश्न है कि वंचित समूहों की छात्राओं की अनुपस्थिति दर अधिक होने का क्या कारण है। जो वंचित छात्राएं हैं उनकी अनुपस्थिति दर जो बढ़ी है उसका कारण क्या है। 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है सही उत्तर क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर है कि उनके परिवारों की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति। विकल्प तीसरा सही है, ध्यान रखिए। देखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति वंचित परिवारों में आर्थिक कठिनाई के कारण छात्राओं की नियमित विद्यालय उपस्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके कारण हो सकते हैं कि परिवार की कम आय, घर के काम में बच्चों की भागीदारी, ठीक है ना। देखिए अनुपस्थिति दर अधिक होना, अनुपस्थिति दर, उपस्थिति दर नहीं,
सॉरी, मैं शायद ये बोल दिया कि उपस्थिति दर अधिक होने के कारण, नहीं, अनुपस्थिति दर, यानी जो अब्सेंट बच्चे हो रहे हैं, जो वंचित समूहों की जो छात्राएं हैं जो अब्सेंट हो रही हैं ज़्यादातर, तो उसका कारण पूछ रहा है। तो यही सब कारण है, उनके परिवार की खराब आर्थिक स्थिति। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ। आगे अगला प्रश्न है, बताइएगा विज्ञापन किसको बढ़ावा देता है? बताइए, विज्ञापन किसको बढ़ावा देता है? तो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है, विकल्प दूसरा आपका सही है। साथियों, विज्ञापन अक्सर वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए महंगी जीवन शैली और ब्रांड और सुंदरता और उपभोग को और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे कई बार लोगों में यह धारणा बन जाती है और धारणा बन सकती है कि महंगे ब्रांड या वस्तुएं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है और इससे आर्थिक और सामाजिक असमानताओं की भावना बढ़ती है। साथियों, लोगों के दिमाग में आता है कि जो ब्रांडेड चीज़ें लोग पहन रहे हैं वही सही है, हम तो गलत हैं। ठीक है ना? तो उनके इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइएगा, प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असमानता के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, कि जाति व्यवस्था असमानता का एक रूप है। दूसरा, असमानता तब आती है जब किसी व्यक्ति के पास संसाधनों और अवसरों तक पहुंच नहीं होती है। तीसरा, जाति व्यवस्था विविधता का एक उदाहरण है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा है, यानी ए और बी सही है, सी गलत है। ठीक है ना? क्यों गलत है, तो इस बात को समझिए। देखिए, ए सही क्यों है? क्योंकि जाति व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से समाज में ऊंच नीच और अवसरों की समानता पैदा करने वाली व्यवस्था रही है। साथियों, बी सही क्यों है? जब किसी व्यक्ति या समूह को संसाधन और अवसर तक पहुंच बढ़ता है तो उन्हें समानता मिलती है, लेकिन जब पहुंच नहीं बढ़ता है तो फिर असमानता मिलती है, उन्हें असमानता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सी गलत क्यों है? क्योंकि जाति व्यवस्था को केवल विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता। विविधता में भाषा, धर्म, संस्कृति आदि ये सब आते हैं, इनके अंतर हो सकते हैं, जबकि जाति व्यवस्था का संबंध समाजीकरण, स्तरीकरण और असमानता से है, ये ध्यान रखना है। देखिए, जब किसी व्यक्ति या समूह को संसाधन और अवसरों तक समान पहुंच नहीं मिलती हो तो उसे हम असमानता कहते हैं मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 24 और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, कि गरीबी और संसाधनों की कमी लोगों के जीवन में असमानता का कारण है। और दूसरा, तवा मत्स्य संघ महाराष्ट्र में है। और सी कह रहा है कि 1994 में सरकार ने स्थानीय लोगों को तवा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार दिया। और डी कह रहा है कि टीएमएस द्वारा मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त करने से मछुआरों की आय में वृद्धि हुई। ये सभी एनसीईआरटी से प्रश्न है, इसीलिए आप सोच रहे होंगे तवा मत्स्य क्या है, आप 1994 क्या है, टीएमएस क्या है, तो ये सभी आपकी किताब एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी ए और डी सत्य है। ए सही है, गरीबी और संसाधनों की कमी असमानता को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कारक है या कारण है, ये बात सही है। बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश से संबंधित है, ना कि महाराष्ट्र से संबंधित। तवा मत्स्य संघ कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। सी गलत है। क्यों गलत है? कि 1994 में सरकार ने स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दिया था, बल्कि तवा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार निजी ठेकेदारों को दिया था। ठीक है ना? बाद में संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों को अधिकार मिला, लेकिन संघर्ष के बाद सरकार पहले ठेकेदारों को दी। अच्छा, डी सही है। क्यों सही है? क्योंकि टीएमएस के माध्यम से सहकारी व्यवस्था बनने के बाद मछुआरों की आय में और मतलब अधिक वृद्धि हुई। अच्छा साथियों, ये समझिए, टीएमएस क्या है? तो तवा मत्स्य संघ है, मछुआरों की सहकारी संस्थाओं का एक संगठन है। 1996 में, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 1996 में स्थानीय लोगों को तवा जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार मिले और 2 जनवरी 1997 को 33 गांवों के लोगों ने पहली बार मछली पकड़ी, ऐसा आपके उस किताब में लिखा है और ये सवाल पूछा भी गया है कई बार, इसलिए मैं आपके किताब से प्रश्न बना के लाया हूं। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा
कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए। कारण है कि सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन ए का बी से कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना है। देखिए, ए क्यों सही है? क्योंकि नागरिक सरकार को कर देते हैं और कर सरकार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए सही है। बी भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, पानी आदि अनेक सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। लेकिन दिए गए जो कथन कारण है ना, उसके अनुसार जो कारण है वो कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प दूसरा सही है आपका। देखिए, सरकार द्वारा नागरिकों से प्राप्त कर का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और विकास के कार्यों में किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है, ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा नागरिकों से प्राप्त कर का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यों में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 26 और बताना है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो निम्न को शामिल करे। किसको? समावेशी को, राष्ट्रीय एकीकरण को, जनसंख्या के मुद्दे को। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो साथियों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी हमारे कथन सही हैं, सबको शामिल करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, समावेशिता का मतलब होता है सभी वर्गों और सभी समूहों को समान महत्व देना। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है देश की एकता और विविधता को समझना। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या मुद्दे का मतलब है जनसंख्या वृद्धि, वितरण, संसाधनों पर दबाव, इनको समझना। तो तीनों का समावेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, पहला कह रहा है कि पाठ को लंबा बनाता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग पाठ को लंबा बनाता है, पहला कथन। दूसरा कि छात्रों को नीरस बनाता है, और तीसरा कि उपर्युक्त दोनों कथन गलत है, और चौथा कि उपर्युक्त दोनों कथन ए और 2 सत्य है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, दोनों नकारात्मक वर्ड है। लंबा नहीं बनाता है और नीरस नहीं करता है, तो उपरोक्त दोनों कथन गलत है, विकल्प तीसरा हमारा सही होगा। ध्यान रखिएगा, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है, यानी जो टीएलएम होता है, उसका उद्देश्य पाठ को लंबा या नीरस बनाना नहीं होता मेरे भाई, पाठ को सुगम बनाना होता है। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानचित्र अध्ययन में शामिल नहीं है? बताइए, मानचित्र अध्ययन में कौन शामिल नहीं है? तो मानचित्र परिरक्षण जो है वो मानचित्र अध्ययन में शामिल नहीं है, विकल्प दूसरा आपका सही है। बाकी मानचित्र व्याख्या, मानचित्र प्रतीक और मानचित्र पढ़ना, ये सभी मानचित्र अध्ययन में शामिल होते हैं। ठीक है ना। देखिए, मानचित्र अध्ययन के मुख्य घटक दिशाएं, दूरी और प्रतीक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक स्वनिर्देशित और स्व अनुशासित चिंतन जो उचित स्तर पर गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का एक प्रयास करती है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो सही उत्तर है, उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। ध्यान रखिए, उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। साथियों, यह एक ऐसी विचार प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के तार्किक, स्वनिर्देशित और अनुशासित होकर मूल्यांकन करता है। देखिए, एनईपी 2020 में साथियों, जो हमारा एनईपी 2020 आया है, यानी 2020 आया है, उसमें रटने के स्थान पर आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर विशेष बल दिया गया है कि साथियों, जो बच्चे हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, रटंत विद्या वाली व्यवस्था न हो। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और सवाल ये है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षक के आवश्यक गुण हैं। कैसे गुण होने चाहिए सामाजिक अध्ययन शिक्षक के? तो साथियों सही, अच्छा, पहला विकल्प कह रहा है कि ज्ञानपूर्ण, एक उद्देश्यात्मक मन और जिज्ञासु होना। दूसरा, व्यावसायिक और दृढ़ होना।
तीसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, चौथा कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो साथियों सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का मुख्य लक्ष्य छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक चेतना का विकास करना होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31 और आपको बताना है सामाजिक अध्ययन शिक्षार्थियों को डैश में मदद करता है। किस में मदद करता है? सामाजिक अध्ययन जो है वो शिक्षार्थियों को किस में मदद करता है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वह शिक्षार्थियों के विश्व स्तर पर सोचने और स्थानीय रूप से कार्य करने में मदद करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, छात्रों में व्यापक यानी वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना, ताकि वे अपने आसपास के स्थानीय स्तर पर सही निर्णय और सुधार कर सकें, ये ध्यान रखना है। देखिए, इस विचार को वैश्विक स्तर पर समझना और जानना चाहिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, साथियों बताइएगा कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास और भूगोल पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी होती है? प्राथमिक स्तर पर इतिहास और भूगोल पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी? तो मेरे भाई, सबसे अधिक जो उपयोगी होगी वो होगी आपकी कहानी और कथन विकल्प तीसरा सही है। ध्यान रखिए, 6 to 8 नहीं पूछ रहा है, उच्च प्राथमिक नहीं पूछ रहा है, प्राथमिक यानी 1 to 5 की चर्चा कर रहा है। ठीक है ना। ध्यान रखिए, 1 to 5 के छोटे बच्चों में रुचि और कल्पनाशीलता और विषय की समझ विकसित करने के लिए कहानी कथन सबसे प्रभावी विधि है। अच्छा, अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पे यानी 6 to 8 के लिए अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आप ध्यान रखिएगा, क्षेत्र भ्रमण और स्रोत विधि जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। कौन सी विधि? दो विधि है, एक है क्षेत्र भ्रमण और एक है स्रोत विधि। ये दोनों बहुत अधिक उपयुक्त मानी गई है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा मेरे भाई। प्रश्न है कि शिक्षार्थी की क्षमता, रुचि और योग्यताओं को समझने के लिए एक शिक्षक का उपयोग करते हैं। एक शिक्षक किसका उपयोग करते हैं? बताइए, किसका उपयोग करते हैं? तो स्थानन मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। विकल्प तीसरा सही है आपका। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान और क्षमता और प्रवेश स्तर की योग्यताओं का आकलन करने के लिए स्थानन मूल्यांकन किया जाता है। साथियों, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव यानी ये पढ़ाई के दौरान निरंतर सुधार के लिए होता है, और वहीं पे योगात्मक जो मूल्यांकन होता है वो सत्र के अंत में अंक या ग्रेड देने के लिए होता है। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जब भी होता है, रचनात्मक मूल्यांकन वह पढ़ाई के दौरान निरंतर सुधार के लिए होता है, लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो सत्र के अंत में अंक या ग्रेड देने के लिए होता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा कि कहानी कथन इतिहास को पढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि बताइए, क्योंकि यह छात्रों में उत्सुकता और रुचि उत्पन्न करता है। विकल्प दूसरा सही है। ठीक है ना। देखिए, कहानियों के माध्यम से इतिहास की घटनाएं जीवंत हो जाती हैं, जिससे छात्रों में विषय को गहराई से जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों में से किसका प्रभुत्व कुछ छात्रों पर होने की संभावना है? बताइए, कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें कुछ छात्रों पर इसका प्रभुत्व हो जाएगा? तो भाई ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है चर्चा विधि यानी डिस्कशन मेथड। चर्चा के दौरान अक्सर अधिक मुखर और आत्मविश्वासी छात्र पूरी बातचीत पर हावी हो जाते हैं, जिसमें जो शर्मीले छात्र होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। चर्चा में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक जो है वो बच्चों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके और विभाजन का प्रयोग करते हैं, यानी छोटे छोटे समूह में विभाजित कर दिए और फिर वहाँ से चर्चा विधि जब चालू होती है तो सभी छात्र मुखर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है और आपको बताना है, बताइएगा मेरे भाई कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अलग होती है, जो भौतिक विज्ञान और कई अन्य विज्ञानों की प्रकृति से भिन्न होती है। तर्क है कि सामाजिक विज्ञान का संबंध सामाजिक मुद्दों जैसे कि सामाजिक जीवन, राज्य, प्रशासन, सरकार, संस्कृति आदि के अध्ययन से है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 और आपको बताना है, बताइए सामाजिक विज्ञान, बताइएगा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में शामिल है। क्या शामिल है आपको बताना है। तो साथियों, भिन्न विषयों द्वारा भिन्न समस्या का समाधान तथा अनुशासन आधारित विशेषज्ञता, विकल्प दूसरा आपका सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए भिन्न विषयों द्वारा भिन्न समस्या का समाधान, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में प्रत्येक विषय जैसे इतिहास, भूगोल या अर्थशास्त्र हुआ, राजनीतिक विज्ञान हुआ, इसको एक स्वतंत्र अनुशासन माना जाता है जहां हर विषय अपनी विशिष्ट पद्धति और अवधारणाओं के माध्यम से समस्याओं का अध्ययन करते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विषयों को अलग अलग गहराई से पढ़ना और अंतर विषय दृष्टिकोण विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ना होता है। ये आप ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी महिलाएं जिम्मेदार बस चालक हैं। ये जो है समाज की पारंपरिक धारणा है कि बस और ट्रक चालक जैसे भारी वाहन चालक पुरुष होते हैं। जब यह कहा जाता है कि महिलाएं जिम्मेदार बस चालक हैं तो यह पारंपरिक लैंगिक स्टीरियोटाइप को तोड़ती है, जो एक चुनौती देती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है। बताइए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है। तो साथियों ये सभी भूमिका सही है, विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक अच्छा मुक्त अंत यानी ओपन एंडेड वाला प्रश्न है। प्रश्न पहला कि अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां नहीं होती तो हम किन कठिनाइयों का सामना करेंगे। दूसरा कि गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है। तीसरा कि सांप और घोंघा की गतिविधियों की बहुत अलग शैली है, ऐसा क्यों होता है। और डी कि विभिन्न जड़ों का निरीक्षण करें और उनकी विशेषताओं को लिखें। अब आप बताइए ओपन एंडेड वाला प्रश्न इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा। 4 विकल्प आपके सामने है और आपको बताना है। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों सही है। ठीक है ना। दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए मुक्त अंत वाले प्रश्न वे होते हैं जिनकी कई संभव उत्तर हो सकते हैं और जो बच्चों में कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। साथियों प्रश्न ए और सी में बच्चे अपनी सोच और तर्क के अनुसार विविध उत्तर दे सकते हैं, जबकि जो बी और डी है ना, उसका उत्तर सीमित है, वो तथ्यात्मक है, वो ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। देखिए क्लोज एंडेड प्रश्नों का केवल एक ही निश्चित उत्तर होता है, जैसे हाँ, ना या एक शब्द वाले उत्तर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि मानते हैं कि एक शिक्षक चाहता है कि छात्र युद्ध की भयावहता की कुछ समझ प्राप्त करे और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण विकल्पों का सुझाव देने में सक्षम हो। इस उद्देश्य को किसके द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। बताइए। मानते हैं कि एक शिक्षक चाहता है कि छात्र युद्ध की भयावहता की कुछ समझ प्राप्त करें और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण विकल्पों का सुझाव देने में सक्षम हो, तो इस उद्देश्य को किसके द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। बताइए। तो सही उत्तर है मेरे भाई एकीकृत दृष्टिकोण के द्वारा। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखिए। देखिए युद्ध की भयावहता और शांति का अध्ययन करने के लिए इतिहास, युद्ध के कारण, भूगोल, भौगोलिक प्रभाव और राजनीतिक यानी नागरिक शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व शांति को एक साथ जोड़कर पढ़ना अनिवार्य है, जिसे एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं। साथियों एकीकृत दृष्टिकोण ज्ञान को खंडों में बांटने के बजाय एक समग्र रूप से प्रस्तुत करता है, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 42 और आपको बताना है मेरे भाई
कि छात्रों को उनके स्थानीय क्षेत्रों में पर्यावरण और संस्कृतियों की विविधता के प्रति जागृत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने पर्यावरण में लोगों की प्रत्यक्ष जांच के अवसर प्रदान करना, या केवल उन उदाहरणों को प्रस्तुत करना जो केवल पाठचर्या के लिए प्रासंगिक है? अब आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर जो होगा ना वो केवल पहला होगा, यानी केवल ए सत्य है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, फील्ड ट्रिप्स यानी क्षेत्र यात्राएं, क्षेत्र भ्रमण, विकल्प दूसरा आपका सही है। देखिए, जो बच्चे हैं ना वो व्यवहारिक और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि से सीखते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने में क्या मददगार हो सकता है? पहला, पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना। दूसरा, समरूप निर्देश और कक्षा में निश्चित शिक्षण तरीका। तीसरा, कि विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव, आधिकारिक और निम्न पदस्थ संदर्भ। और चौथा, सभी शिष्यों के लिए एक परीक्षा। अब बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यान रखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी केवल ए और सी यही विकल्प आपका सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है और सवाल है कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि पाठ्य पुस्तकों को एकमात्र स्रोत के रूप में मानने के बजाय किसी की समझ विकसित करने के लिए स्रोतों में से एक के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क है कि विषय की बेहतर समझ विकसित करने के लिए वेबसाइट, शब्दकोश, एटलस, इंसाइक्लोपीडिया, गतिविधियां जैसी विभिन्न पूरक सामग्री है। अब आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल और वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। ध्यान रखिए मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसका व्यापक व्याख्या किया है और जीवन जीने के अधिकार के तहत भोजन का अधिकार, ठीक है ना, उसमें बताया गया है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और बनाम भारत संघ के मामले में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ जो 2017 के ऐतिहासिक फैसले में था, और वहीं स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु के अधिकार के लिए सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 इस मामले में। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए, है क्या इतना कुछ जो मैं बोला आपको शायद समझ आया या नहीं आया। मैं एक साधारण शब्दों में आपको बताता हूं। जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब कई बार लोगों ने कहा कि भाई प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या हुआ? क्या हमें शुद्ध हवा मिले, हम जीवन को अच्छे से जिएं, क्या ये भी अधिकार है हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का? क्योंकि अगर अच्छा वायु नहीं मिलता है, स्वच्छ भोजन नहीं मिलता है, तो हम तो मर जाएंगे, पर्यावरण अगर स्वच्छ नहीं है तो। फिर किसी ने कहा कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, यानी अगर हमारी प्राइवेसी लीक हो जाती है तब भी हम नहीं जी पाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्राइवेसी को छुपा के रखा है, अपनी किसी घटना को छुपा के रखा है, अगर वो ओपन हो जाए तो वो नहीं जी पाएगा। तो इस मामले में समय समय पर अलग अलग लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की और उससे संबंधित सवाल जवाब मांगा। तो साथियों, भोजन का अधिकार, इसको लेकर के पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और भारत सरकार
के मामले में एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भोजन के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 21 का जिक्र किया। वहीं निजता का अधिकार से संबंधित एस पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार 2017 में एक केस हुआ जिसमें निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताया गया। वहीं स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में एक मामला हुआ और उसमें सरकार ने ये माना कि स्वच्छ पर्यावरण, जल और वायु अधिकार है एक व्यक्ति का आर्टिकल 21 के तहत। साथियों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही छीना जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है, उसी के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। मेरे भाई फिर मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 20 और 21 है हमारे मौलिक अधिकारों में, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यदि देश में कभी राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है जिसका वर्णन 352 में किया गया है आर्टिकल में, तब भी हमारा अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं हो सकता, तब भी वो हमारे ऊपर लागू रहेगा, वो हमारा अधिकार रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। बताइए, सवाल है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर विकल्प हम देखते हैं। सवाल है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान वाले सही विकल्पों में निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला कह रहा है कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बी कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। सी कह रहा है कि अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और आर्थिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। डी कह रहा है कि अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। अब 4 विकल्प आपके सामने, सही विकल्प बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है, बाकी गलत है। ठीक है ना। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति तथा शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा का प्रावधान है, जो आपके आर्टिकल 29 और 30 में इसका जिक्र है। ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ये भी ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक, कहाँ 25 से 28 तक मेरे भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 48। चलिए बताइएगा, प्रश्न देख लीजिए और आपको बताना है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, वाक्य का अर्थ क्या है। पहला कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्षित समान कानून का पालन करना होगा। दूसरा कि कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और सी कह रहा है कि असमानताएं समाप्त हो गईं। और डी कह रहा है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। अब आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए, बी और डी सही है, सी हमारा गलत है, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर ए, बी और डी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, कानून के समक्ष समानता का जो विचार है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में है और यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। वहीं आर्टिकल 15 जो है मेरे भाई, वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिशोध करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपके आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद है, इसकी चर्चा करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। कहने का तात्पर्य यही है कि जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं और वेतन मिलता है, उन्हें सम्मान और पैसा दोनों मिलता है, लेकिन जो महिलाएं घरेलू काम करती हैं
उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसके पीछे का जो सही कारण है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी घरेलू काम का अवमूल्यन, यानी घरेलू काम को मूल्य नहीं दिया जाता है। विकल्प 4 सही है आपका, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। बताइए सही विकल्प क्या होगा। देखिए जो राजमिस्त्री है मेरे भाई वह अनियमित मजदूर है, ठीक है ना। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार है, ठीक। घरेलू कामगार, देखिए सही जो सुमेलित है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ए बी सी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। जो राजमिस्त्री है जिसे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, घरेलू कामगार को अनियमित मजदूर कहते हैं, और सब्जी विक्रेता को स्वरोजगार कहते हैं। विकल्प जो ऑप्शन नंबर डी है यही सही सुमेलित नहीं है। दुकान में सुपरवाइजर को व्यवसायी नहीं कहते हैं, ध्यान रखिए। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। ए और बी और सी तीनों मिलान सही हैं, बाकी के मिलान गलत हैं। तो साथियों ये जो 100 प्रश्न है उस 100 प्रश्न का ये 50 प्रश्न आपके सामने अभी है। बाकी का जो 50 प्रश्न है वो अगले पार्ट में, अगले सीरीज में आ जाएगा। बाकी इसका आप रिवीजन करिए, बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट हम ला देंगे आपके लिए, और तैयारी को करते रहिए। बाकी जो भी आपका फीडबैक हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।